तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है क्योंकि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है विराग गुप्ता जी, जो जिनका कि एसएससी जेई 2025 में AIR 13 है, साथ ही साथ सिविल में इनका रैंक 9 है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एसएससी जेई 2025 में AIR 16 है और सिविल में मेरा रैंक 11 है। तो आज के इस वीडियो में हम और अपने स्पेशल गेस्ट से मिलकर जानेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं। हालांकि मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि AIR 13 के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो जो भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। तो वहां पे काफी ज्यादा डाउट्स आए हैं, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लिया हूँ और आज हम कोशिश करेंगे कि AIR 13 से जितना भी सीक्रेट्स हो सब आपके सामने खोल के रखते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम भाई। थैंक यू हमारे भाई। एंड आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका अच्छा रैंक आया। मैंने देखा था वीडियो कि आपका रेलवे में भी हुआ था लास्ट टाइम। यस भाई, तो उसके लिए तो आपको थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। और कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू भाई, क्योंकि आपका काफी अच्छा रैंक है। तो आप अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। ओके ओके। तो मेरा नाम विराग गुप्ता है। आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। मैं मुंबई में रहता हूँ, थाने डिस्ट्रिक्ट में। अंबानाथ करके स्टेशन है वहाँ पे। तो मैंने औरंगाबाद से किया है बीटेक, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद। 24 में मैं पास आउट हो चुका हूँ। तो और 24 के बाद से मैंने फिर लास्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दिया था, मतलब लास्ट सेमेस्टर से ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू मैंने चालू कर दिया था प्रिपरेशन। मतलब देखा जाए तो आपने 1.5 से 2 साल प्रिपेयर किया और एसएससी जेई को अच्छी तरह से हाँ फोड़ा है। जी, हाँ जी, ये सेकेंड, हाँ, ऑलमोस्ट 2 ईयर से ज़्यादा ही हो गए थे। इस दौरान रेलवे के भी एग्जाम्स दिए, एसएससी के दिए, स्टेट के भी दिए काफ़ी एग्जाम्स। तो चलता रहा था प्रिपरेशन। ओके ओके। तो आज के इस वीडियो में हम भाई से जानेंगे कि भाई ने इतने कम समय में इतना अच्छा रैंक कैसे लाया है। और आप सभी को आई होप कि भाई जो बताएंगे आप वो सारी चीज़ों को सीखोगे और अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में ऐड ऑन करोगे, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले भाई, एक डाउट सबका रहता है कि हम मॉक तो लगाते हैं लेकिन मॉक एनालिसिस का पैटर्न उन्हें पता नहीं है। तो क्या आप अपना जो भी मॉक एनालिसिस का पैटर्न फॉलो करते थे वो आप हमारे ऑडियंस के भी शेयर करना चाहोगे? ओके ओके, मैं ट्राई करूँगा क्योंकि वैसे तो सबका अलग अलग होता है। टीचर्स बोलते हैं कि करते रहना चाहिए, बट वही ये स्टूडेंट्स एंड में उनका भी दिमाग खराब होता है कि कैसे करना है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका हो सकता है इसमें। बट ये सी अगर आपका 2 घंटा मॉक है तो आप एटलीस्ट 1.5 1.5 2 घंटा तो आपको उसको एनालाइज करने में अच्छे से जाएगा। जैसे मैं टेक्स्ट बुक, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता था लगाने का, टेक्स्ट बुक से मैं मॉक्स लगाता था ऑलमोस्ट। तो जैसे मेरा मतलब मैं कैसे करता था कि जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मॉक के बाद, उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। जो उसमें से बहुत ही ऐसा डेटा बेस्ड होते थे, जो बहुत ही रेयर आते हैं, वो छोड़ देता था मैं। जो 10% से भी कम लोग ने किया है वो लोग, मतलब मैं स्किप करता था। बट जो लगता था कि हाँ ये आ सकता है पेपर में, तो मैं पहले गो थ्रू होता था जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए मेरे, वो उसका सॉल्यूशन देखता था। फिर मैं राइट क्वेश्चन जो आपने सही किए उसको भी आपको देखना है, क्योंकि उसके जो नीचे भी सॉल्यूशन होते हैं टेक्स्ट बुक में, वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो वो भी आपको गो थ्रू करना है। फिर आपको देखना है, अलग से सेक्शन आता है कि कौन सा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग गया, जहाँ पे और एवरेज बच्चों ने कम टाइम लिया। आपका जहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है वो भी क्वेश्चंस देखने हैं कि आपको कोई सिली मिस्टेक हुई या तो आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, उसकी वजह से टाइम लगा है। तो इन ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। और फिर आपके एक नोटबुक बन जाएगी अलग से, जिसमें आप जो डेटा लिखते जा रहे हो, आप जो आपके मॉक्स में क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं उसे आपको नोट करते जाना है। यही सिंपल सही है, ऐसा कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें अलग से कुछ करना। बस आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो देखिए अच्छे से, और यू हैव टू मेक श्योर कि वो क्वेश्चन आपके बार बार गलत ना हो बाद में। तो ये सिंपल रखना है आपको कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो देखिए, फिर जो सही हो रहे हैं उसका भी देखना है। और जो टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है उसको अलग से नोट करके रखना है कि इसका कुछ ट्रिक बन सकता है, या तो आप उसका कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। दैट्स मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ें गलत हो रही है आपको उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, और जो चीज़ें आपको बार बार लग रहा है कि गलत हो रहा है, टाइम टेकिंग है, तो आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और उसमें अपने मॉक के जितने भी गलत क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आप नोट डाउन कर लो और रेगुलर इंटरवल पर आप उसे रिवाइज करते रहो। तो जी जी बिल्कुल। अब भाई अगला डाउट ये था कि रिवीजन कैसे करें कि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। जैसे हम और अब अभी पास आउट हो गए तो हमें तो अब पता चल गया है, लेकिन जो अभी नए नए कैंडिडेट हैं या फिर जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किए हैं उन्हें लगता है कि 15-16 सब्जेक्ट है। हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं लेक्चर इधर उधर से देख के या फिर कहीं से भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करके, लेकिन उसको रिवीजन प्रॉपर कैसे करें और उसे लंबे टाइम तक याद कैसे करें। और आपका जो पर्सनल इसमें स्ट्रेटेजी रहा है तो वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि एंड में आपको वही करना होता है जो आपने पढ़ा है लास्ट के। मैं 10 to 20 15 डेज में सिर्फ रिवीजन को ही देता था। तो आपको कैसे करना है, आप जैसे कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, लेट से आपका 20 से 25 दिन में एक सिलेबस सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, सॉइल मैकेनिक्स।
तो उसके बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो आपके ही हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। वो कैसे भी करो आपको जैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स, वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मुझे छोटा छोटा लिख के बनाना है, बहुत 10-15 पेज में पूरा कंपाइल कर देना है एक सब्जेक्ट को, क्योंकि एंड में अपना पूरा वो जो आपके नोट्स बने बड़े वाले वो लेके आप रिवाइज नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो पहले तो आपका प्रायोरिटी रखना है कि हर सब्जेक्ट नहीं भी तो भी जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, सर्वे हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, ये सब के आपके शॉर्ट नोट्स आपके एकदम एकदम कंसाइज में टू द पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो भूल रहे हो आप, डेरिवेशंस जो जिसमें बीच बीच में एजम्पशंस है वो सब, उसको शॉर्ट नोट्स में कर दीजिए। मैंने भी 6 से 7 सब्जेक्ट जो मेजर थे उसके मैंने शॉर्ट नोट्स अपने नेटिंग बनाए थे, वो मुझे समझ में आते थे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिख के मैंने 9-10 पेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करता था, और मैं फिर वही करता था। एक सेकंड भाई, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप उसका फोटो या वीडियो कर देना, मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में। ठीक है भाई, चलेगा। कुछ सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूंगा वो हाँ कैसे ठीक है, आप बनाया था। 2-4 पेज से फोटो भेज देना, मैं हाँ ऐड कर दूंगा, ठीक जिससे है लोगों को समझ में आ जाए। हाँ, हाँ आप ओके आप कंटिन्यू करो। ओके ओके। और फिर वही है कि जैसे छोटे मोटे सब्जेक्ट, जैसे मैं आप पर्सनली बताऊं, मैंने रेलवे इंजीनियरिंग और ब्रिज इंजीनियरिंग जैसे छोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन सीपीएम हो गया अपना पार्ट, इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, इसके मैंने पीआईक्यूज देखे थे, और जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सिविल की बुक आती है, या तो आप वाईसीटी के भी फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। कुछ छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं वेस्ट वाले मैंने वहीं से कवर किए थे, तो उसको रिवाइज करते टाइम में सिविल बूस्टर्स को ही लेके बैठता था और उसमें पूरा हर पॉइंट रिवाइज करता था। और सीपीएम पार्ट हो गया, ओसीएफ हो गया, जैसे कि छोटा ज्यादा वेटेज नहीं उसका, तो कुछ सब्जेक्ट मैंने सिविल बूस्टर से कर लेते हैं, जो जिसमें पूरे हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बने हुए। वो पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप खुद ही बनाइए, और वीकली इन द सेंस कि आप हर डे पे दे सकते हो रिवीजन को टाइम। जैसे मैं स्टार्ट करता था, सुबह जाता था लाइब्रेरी में, स्टार्टिंग 1 घंटा में सिविल बूस्टर से ही रिवाइज करता था, कुछ भी रैंडमली कि एक सब्जेक्ट से ये चैप्टर रिवाइज कर लिया, फिर अगले सब्जेक्ट से ये चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो ऐसे 1 से 1.5 घंटा में जाके शुरुआत में रिवीजन करता था, उसके बाद में अपना डे शुरू करता था। वैसे फिर आपको ना बर्डन भी नहीं होगा कि आपको छूटते जा रहा है पीछे चीज, क्योंकि सब्जेक्ट इन द सेंस की बहुत डेटा है, रखने के लिए बहुत डेटा है जेई और एग्जाम्स में। तो आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कितने सारे वो वैल्यूज है, अलग अलग आउट टर्न टास्क करके, तो वो आपको डेली आप रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छा होगा, और वीकली मॉक टेस्ट देते रहिए, बस यही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं रिवीजन। ओके भाई, यहाँ पर मैं एक चीज़ काउंटर करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बोला कि जो भी लॉन्ग मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं उनके आप सेल्फ हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन कोई अगर मार्केट से सिविल बूस्टर या वाईसीटी स्कैन फॉलो करता है तो यहाँ पर कुछ इसका ड्रॉबैक है, या फिर ये भी अच्छा मतलब मूव अप रह सकता है, एक अच्छा स्टेप रह सकता है जिन्होंने खुद से हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। हाँ, ये एक्चुअली में रह सकता है, अगर आपके पास लेट्स से टाइम नहीं है, या तो आपको बहुत जल्दी कोई एग्जाम पास आ गया, तो आप उससे भी प्रेफर कर सकते हैं। बट आपका जो शॉर्ट नोट्स खुद का होगा ना, तो वो ज़्यादा वेटेज ऐड करेगा आपके स्टडी में, प्रिपरेशन में। जैसे सिविल बूस्टर वाईसीटी जो फिंगरप्रिंट भी अच्छा ही है, आप उससे भी कर सकते हैं इन केस आपके पास टाइम नहीं बचता है तो। वरना जो मेजर बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है उसका आप ट्राई कीजिए कि खुद ही बना लीजिए, 4-5 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स का। एनवायरनमेंट भी बड़ा है तो उसका भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, छोटे मोटे सब्जेक्ट्स में सिविल बूस्टर से कर लेता था रिव्यू। ओके ओके। तो अब भाई एक क्वेश्चन मेरे कमेंट में हो गया या फिर मेरे इंस्टाग्राम डीएम पर आता है, इंस्टाग्राम से याद आया कि अगर आपको कोई भी डाउट है और आप भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहते हो तो इनका इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और भाई पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। तो एक क्वेश्चन भाई हमेशा रहता है कि ऑनलाइन से क्या सिलेक्शन पॉसिबल है। आज सुबह सुबह मुझे एक कमेंट आया, भाई क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन पॉसिबल है। तो मैं जब बताता हूँ कि मैंने खुद ऑनलाइन क्लास किया है तो लोगों को थोड़ा लगता है कि नहीं ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मिथ सा बन गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे और आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया, किस चीज़ से किया, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। हाँ, मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट है आज के डेट में, जितना अफोर्डेबल, आप घर बैठे बैठे एकदम कंपेटेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, जब आपको पढ़ना है तब आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग में क्या है कि आपको पूरा टाइम टेबल आपका बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कि वो लोग वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम को, तो आप मिस नहीं कर सकते। ऑनलाइन में क्या आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आप, लेकिन यू कैन लर्न एट योर ईज, आप अपने आराम से पढ़ सकते हो उसको। और ऑनलाइन बेस्ट क्यों है, क्योंकि आपको नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, कुछ मिस हो गया तो आप उससे देख सकते हो, डीपी भी मिल जाती है बहुत सारे कोचिंग्स में, उसको देख सकते हो। और ऑनलाइन आप 2,000-3,000 में आपको कोई साल भर का कोचिंग मिल रहा है, तो वो मेरे ख्याल से तो इट इज मोर देन इनफ, कि वो बहुत ही सही है। ऑफलाइन इन द सेंस कि ऑफलाइन कैसे कि आईएएस के लिए ना बच्चे जैसे दिल्ली में मेडिस जी का कोचिंग करते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी किया है, तो वो क्योंकि वो बहुत ब्रीफ हो गए, ईएससी इन द सेंस बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए ऑफलाइन आपको करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं है, जेईई के लिए तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल है, आपको जो टीचर पसंद आ रहा है आप उससे पढ़ सकते हैं।
ओके ओके। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो ऑनलाइन जेई काफ़ी इजी है और ऑफलाइन से अच्छा ही है। अब भाई नेक्स्ट। और एक हाँ। एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैंने कोचिंग कहाँ से की, तो मैंने स्टार्टिंग में पीडब्ल्यू से ली थी मैंने, 1 ईयर की कोचिंग थी, 24 में मैं अशोका बैच में हुआ था। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। उसके बाद यूट्यूब में ही इतने सारे सर लोग के अवेलेबल हैं क्लासेस। संदीप जैनी सर को मैं ऐड करना चाहूँगा, और टेक्स्ट बुक के शुभम सर, उनसे भी आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। आप बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कवर कर लीजिए कोचिंग से, जितना हो सके आप उतना कवर कर लीजिए सब्जेक्ट्स। कुछ आपको छूट जाते हैं तो आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। उसके अलावा आपको बस टेस्ट सीरीज लगानी है। टेक्स्ट बुक हो गया, या टीम एमसीक्यू का प्लेटफॉर्म हो गया, अच्छा है बहुत। सिविल जंक्शन हो गया, वहाँ से मैंने खरीदा था, वो भी अच्छा है। उसके बाद आप कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत फ्री डेटा भी पूरा अवेलेबल मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। ओके ओके ओके। अब भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन था जो कि था सब्जेक्ट वेटेज किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान में दें, क्योंकि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज़्यादा रहता है और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दें और किसको कम दें। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले के टाइम में एक पैटर्न रहता था कि बीएमसी से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी के टाइम में कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पर कम ध्यान देना चाहिए? अभी अगर पहले की बात करते तो हम बोल सकते थे कि बीएमसी ज़्यादा पढ़ी है, सर्वे पढ़ी है, सवाल पढ़ी है। बट आज के डेट में कुछ ऐसा सर्टेनिटी नहीं है, पूरा एग्जाम्स अनसर्टेन हो चुका है आपको। और आप सब सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो आपके लिए इट वुड बी मच मोर बेटर कि आप ऐसी किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिलाई ना करें कि ये मेरा दिन बन जाएगा अगर ये सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज आ जाएगा तो। जैसे इस बार मेंस में स्टील के काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स आए थे, और मैंने स्टील से भी डिज़ाइन कनेक्शंस के हो गए, न्यूमेरिकल्स मैंने सब करके गया था, तो मुझे हेल्प हुआ। जिसने इन द सेंस की छोड़ दिया होगा स्टील की, नहीं आता जेई एग्जाम्स में, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, तो उसके मेंस में थोड़े कम नंबर बन गए। तो आप हाँ फोकस करिए कि जो आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट से पहले कर लेते थे, बीएमसी हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वे हो गया, जो एकदम ट्रेडिशनल, जो अपने सिविल इंजीनियरिंग के पूरे फाउंडेशन माने आते हैं, ये सब कर लीजिए। बट आपको सब पढ़ना है। जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसके एंड का पोर्शन छोड़ना नहीं है आपको। पेंट्स हो गया, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, जो क्योंकि नए नए मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये आपको रेलवे में भी काम आने वाला है बहुत। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। तो ट्राई करिए कि कुछ छोड़िए ना बिल्कुल भी। स्टील भी पढ़ी है, स्ट्रक्चर भी पढ़ी है, सो हम सब सब आपको कवर करना है। आपके पास टाइम लेट से कम है तो फिर आप बोल सकते हो, बट आप ये मत समझिए कि आपको 1 साल में ही निकल जाएगा या आपको 2 साल में ही निकालना है। ऐसा टाइम बाउंडेशन मत दीजिए अपने आपको। आप पहले सोचिए कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, मेरे टू द टिप पॉइंट पे मेरा होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट। तो सब सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट कीजिए, कुछ छोड़िए मत ऐसा। ओके ओके। अब भाई जैसे कि एसएससी प्री में आपका शॉर्ट टेक्निकल रहता है, 50 रीजनिंग रहता है। तो टेक्निकल चलो यहाँ तो पे हमने टेक्निकल का डिस्कशन कर लिया, और रीजनिंग भी हो ही जाता है क्योंकि रीजनिंग लेवल ठीक ठाक रहता है। लेकिन बात रहता है 50 जीके का, और जीके कहीं ना कहीं सबका वीक रहता है। तो मतलब आप बताना चाहोगे कि आपने जीके को कैसे कवर किया था? और एक क्वेश्चन था कि परमा सर इनफ है जीके के लिए? हाँ, जीके के लिए मुझे भी बहुत मतलब स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज होती थी, अभी भी होती है, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है। मतलब कुछ बोल नहीं सकते कि कहाँ से। जीके थोड़ा लक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसा फंस रहा है आपका। परमार सर, जहाँ तक मैंने उनसे ऐसे कोचिंग पूरी नहीं ली है, बट हाँ मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स देखे यूट्यूब में, जैसे कि कुछ टॉपिक देख रहा था कि पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, ज्योग्राफी में हो गया, रिवर लेक्स। तो मैंने पूरा नहीं किया, पर जितना मैंने देखा मुझे अच्छा लगा। और मैंने मतलब परमार सर ही है जो एसएससी में चल रहे हैं मोस्टली, उनके बारे में सबसे सुनते कि हर एग्जाम में एसएससी का मोस्टली उन्होंने पूरा बच्चों से क्रैक करवाया पेपर में, और उनका बहुत हद तक बच्चे बोलते कि आता भी। तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो आप। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जीके और जीएस को पूरा में एकदम घुस नहीं जाना है आपको कि पूरा पढ़ना ही है आपको। क्योंकि हमारे साथ भी जो कंपटीशन में वो इंजीनियर्स वाले बच्चे, नॉन टेक वाले बच्चे नहीं है। आपको अब 50 में से 25 मिनिमम आप ले आएंगे तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 50 में से 25 प्लस, क्योंकि बहुत करंट अफेयर्स आप करने बैठोगे तो बहुत वास्ट। मैं एक्चुअली मैं लूसेंट से पढ़ता था, बुक थी मेरे पास एक लूसेंट की स्ट्रैटेजी की बुक आती है, वो भी अच्छी है। प्लस मैं यूट्यूब में जो टॉपिक पढ़ना होता था मुझे रैंडम, कि आर्टिकल्स के हो गए, पॉलिटी के शेड्यूल हो गए, अमेंडमेंट हो गए, हिस्ट्री का गांधी नहर हो गया, तो मैं डालता था यूट्यूब में। और थोड़ा ट्रिक से कोशिश करते थे कि याद है, क्योंकि जीके बहुत वास्ट, मतलब डेट्स भी हैं याद करने के लिए भी, नेम्स भी है, लीडर्स भी हैं, तो वो दिमाग से इजली स्लिप हो जाता है। तो थोड़ा उसको अपने स्टोरी में ट्रिक्स बना के अपने नोट्स में लिख लीजिए। डेली आपको देना पड़ेगा जीके जीएस को टाइम, क्योंकि उसके बिना नहीं। मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि मेरा हो जाएगा, बट जीके जीएस में लास्ट टाइम मेरे बहुत कम नंबर थे। 24 वाले प्री में मुझे शायद 8 या 9 नंबर ही आए थे 50 में और से। इस बार तो कितने फिर थे लगा आपके? कि नहीं, इस बार मेरे 24.75 थे, ओके, मतलब अप्रोक्स अप्रॉक्स 25 थे। 25। हाँ।
हाँ, और आप मतलब करते रहिए, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अगर इकोनॉमिक्स में मेरे बात करें तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत वीक लगता था। इकोनॉमिक्स में मेरे हाथ बहुत ही नीचे थे, तो मैंने इकोनॉमिक्स को पूरा स्किप ही कर दिया। जो एकदम बेसिक बेसिक थे कि हाँ जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, 5 ईयर प्लान्स में क्या, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बट हाँ इकोनॉमिक्स को मैंने जो स्किप किया था। करंट अफेयर्स भी मैंने लास्ट के 2-3 मंथ्स के ही देखे थे, वो ऊपर ऊपर से, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत अनसर्टेन है, आप पूरा कर नहीं सकते उसको। अब जो वो करना है आपको क्वेश्चंस की जो सब कर, मतलब जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करने वाले 70-80% वाले, जो एकदम रेयर क्वेश्चन है वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीके जीएस से। तो ये सब परमार सर से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसा। बट ये परमार सर का मैंने भी सुना है बहुत, कि वहीं से करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा वैसे। और बाकी ये यहाँ मैंने भी कुछ बाकी यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करना चाहेंगे कि परमार सर का एक पीवाईक्यू सीरीज आता है, जो कि पीवाईक्यू हाँ 6 पार्ट 6 चल रहा है। तो आप वो सीरीज को फॉलो कर लें, एक बार भाई ने जो बताया वो फॉलो कर लें, एक बार कोर्स थोड़ा कंप्लीट कर लें, वन शॉट देख लें, मैराथन देख लें। उसके बाद चीज़ों को जब आप समझने लगोगे तो आपको पीवाईक्यू सीरीज करना है। उसमें होता क्या है, जितने भी एसएससी के रिसेंट क्वेश्चंस होते हैं जो भी आए हैं पिछले ईयर 2-3 साल में, वो वहाँ पर करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं या फिर उसके यस एक्सप्लेनेशन यस से रिपीट होते हैं। यस यस, अदर अदर एग्जाम के पीआईक्यूज जो एसएससी दे रहे, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, उसी आसपास उसी से घूमता है। तो आप ये वो सीरीज कर लोगे पीआईक्यू वाली, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उससे। ओके ओके। अब भाई एक क्वेश्चन था, जैसे कि जैसे डिप्लोमा वाले बीटेक वाले भी एग्जाम देते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा कमेंट में कि न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करें, मेंस में के लिए न्यूमेरिकल कहाँ से करें, ये क्वेश्चन आता है। तो इस पर आपका क्या व्यू है? जैसे जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना चाहिए और कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए एसएससी जेई लेवल के? तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले तो आपको सब फार्मूलाज आपको पूरे पूरे टिप्स में होने चाहिए, आपको पूरे याद होने चाहिए। आपको ये पता, आप उस न्यूमेरिकल को अप्रोच करने से पहले आप की इनफ प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हाँ, जैसे सॉइल मैकेनिक्स में ये चैप्टर में कंसोलिडेशन में कितने कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके होगे तो आपको कम टाइम लगेगा पेपर में। कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सोचना कम पड़ेगा, अगर बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं आप। सब फार्मूलाज आपके टिप्स में होने चाहिए कि कब क्या लगाना है फार्मूला। कुछ एजम्पशंस होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में आप ये वाला लगा सकते हो, फॉर्मूले वाला नहीं लगा सकते। रिवीजन करेंगे आप जितना फार्मूलाज की, प्लस आप जितना टेक्स्ट बुक में भी अलग से होते हैं न्यूमेरिकल से सेक्शन होते हैं, कि हर सब्जेक्ट के सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन आप वहाँ से लगा सकते हैं। आप देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको बिना कैलकुलेटर के। और फिर वही है कि जितना आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब से करिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सेक्शंस आते हैं, या टेक्स्ट बुक से कीजिए, या कोई भी अलग से प्लेटफॉर्म से कीजिए। जैसे वाईसीटी फिंगर, न्यूमेरिकल्स वही होगा। जैसे वाईसीटी का फिंगरप्रिंट आता है, उसमें न्यूमेरिकल का एक अलग सेक्शन है और उसमें भी लेवल वाइज बांट दिया गया है, लेवल 1 हाँ लेवल 2। तो वहां से आप अपने यस अकॉर्डिंग यस। एसएससी जेई या फिर जेई कैटेगरी जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यस यस बिल्कुल। अगर भाई कोई तैयारी कर रहा है और वो अगर गेट और ईएससी का पीवाईक्यू लगाना मैंडेटरी है क्या एसएससी जेई के लिए? एज सच मैंडेटरी तो मैं बताऊँ, मैंने पूरा नहीं लगाए, मैंने 20-21 के बाद से ही लगाए थे, वो भी कुछ कुछ लगाए थे जो मेरे से हो रहे थे वैसे। आप उससे अच्छा, अगर आप लेट्स से ईएससी और गेट के नहीं कर पाए आप ये तो आप अदर स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर लगाइए, एई के लगा ही लीजिए। कि एई के अगर लगाएंगे तो आपको जेई में फिर बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप ईएससी गेट के नहीं कर पा रहे तो अदर स्टेट के एई के लगा लीजिए, अदर स्टेट के जेई के लगा लीजिए। जैसे दिल्ली का डीडीए जेई का पेपर अच्छा लेवल का होता है, यूपी ट्रिपल एस सी एई में वो लगा लीजिए आप। ऐसा ऐसा मैंडेटरी कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराना टाइम से चलता रहा है। ईएससी का बहुत कन्वेंशनल पेपर जो होते थे, क्वेश्चन से एक टाइम में रिपीट होने लगे थे, तो 20 के बाद या 21 के बाद इनफ टाइम मिले आपको तो लगा लीजिए। वरना आपका प्रायोरिटी तो ये होना चाहिए कि एसएससी जेई का पीआईक्यू लगा ले, आप आरआरबी जेई का पूरा पीआईक्यू लगा लीजिए। और जो टीसीएस है, तो जो कंडक्टिंग एजेंसी है एडुकेटिव एसएससी का, उसने जो और एग्जाम लिया अदर स्टेट्स में, तो उसके पीआईक्यू लगा लीजिए। ओके। तो भाई एक क्वेश्चन और है कि कोई अगर एज ए बिगनर स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहा है, जैसे आपने मैंने बीटेक कंप्लीट किया, मैंने स्टार्ट किया, तो एक स्टूडेंट को जो डेली 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसको एसएससी जेई क्रैक करने में कम से कम कितना टाइम लग सकता है? कम से कम टाइम का तो ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब इसका कुछ ऐसा फिक्स आंसर नहीं, क्योंकि सबका अपना पोटेंशियल सब होता है। अपना अपना सब पोटेंशियल भी लेके आए, और प्लस आप कितना भी करिए इसमें हार्डवर्क तो सब कर रहे हैं। इसमें कुछ मैं बोलूँगा 2-3%, 4-5% लक फैक्टर भी रहता हाँ ही है। हाँ, वो तो है। आप कुछ नहीं बोल सकते ये कि ये बंदा 4-5 साल से इसका लगा नहीं है तो ये इतना पढ़ता नहीं होगा। आप ऐसा कुछ नहीं बोलते कि 1 साल में लग गया तो ये बहुत होशियार होगा। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स मतलब एक तरह का पूरा आपका हार्डवर्क तो है ही, बट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डे कैसे जा रहा है उस दिन,
उस दिन के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया, उसके पहले पूरा लास्ट 1 ईयर 2 ईयर ऐसा। बट ये सिलेबस कवरेज की बात करूँ मैं, तो आप 1 ईयर में अच्छे से सिलेबस कवरेज कर सकते हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सबसे। और जैसे आपका सब्जेक्ट कवरेज हो गया, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, मॉक में अच्छा खासा नंबर लगेंगे, तो आप 1 2 3 एग्जाम्स में कुछ नंबर चले जाएंगे, बट आपका अगला नंबर फिर आपका ही होगा। तो आप ऐसा बाउंडेशन मत लेके चले कि मुझे 1 साल में 2 साल में निकालना है 3 साल में निकालना है, क्योंकि ये आपके फिर अपर लेट से 2 3 साल भी लग गए, बट वो एक बार आपका हो गया तो वो आगे का नेक्स्ट आपको 25 से 30 ईयर्स वो डिफाइन करने वाले कि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगा, थोड़ा आसान होगा ज़िंदगी, स्टेबल करियर होगा। इसलिए आप टाइम बिल्कुल मत देखिए कि 3 लग रहा है 4 साल लग रहा है, बस आपका वो एंड मोटिव है कि मुझे लेना तो लेना ही है ऐसा। ओके ओके। अब भाई ये आज का ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मतलब टेलीग्राम पर ही आया था कि ये मैंने बोला था कि मैं AIR 13 के साथ एक छोटा सा वीडियो करने वाला हूं। तो वहां पर एक कमेंट आया था कि भाई से ये पूछना कि भाई ने PYQ के अलावा कौन कौन सा बुक लगाया और कौन कौन सा मॉक लगाया। तो आप ये आंसर दे दें। हाँ, तो पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस था कि जैसे मेरा सब्जेक्ट कवर होता था, तो मेरे पास IES जो उसकी PYQ आती है, IES मास्टर हाँ, की, SSC SSC जेई JEE की की। हाँ PYQ हाँ। वो भी थी मेरे पास, और मेडिसी की PYQ भी थी मेरे पास। तो दोनों में से प्रेफर करूँगा तो IES मास्टर की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, कि उसमें एरर बहुत नेग्लिजिबल एरर है उसमें, तो उसके सॉल्यूशंस भी अच्छे हैं। तो आप तो जो 25 तक पेपर हो चुके हैं SSC JEE के प्री के और मेंस के, उसके PYQ सबसे पहले आपको करना है, और कुछ करे ना करे सब्जेक्ट कवर करने के बाद आपको SSC JEE की PYQs करना है। आप चाहे बुक से करिए या टेक्स्ट बुक से करिए या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कीजिए, वो कर लीजिए। फिर RRB JEE की PYQ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप SSC को टारगेट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो SSC प्लस RRB दोनों की तैयारी करेगा, क्योंकि हर साल वो निकल दे रहे एग्जाम्स। ये दोनों एग्जाम्स के JEE हो गए, सेंट्रल JEE के। फिर आपके स्टेट AE JEE की अभी YCT की बुक आती है मोटी मोटी, जो अब सब करने की जरूरत नहीं आपको। क्वेश्चन जो सब्जेक्ट को वीक लग रहे हैं उसकी वॉल्यूम ले लीजिए आप YCT की, या आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरे इंडिया के अदर एग्जाम्स के भी वो है। और कुछ जो छूट जाता था मेरे एग्जाम्स, तो फिर टेक्स्ट बुक से में आता था। अलग अलग सेक्शन होते हैं, DDA JEE के PYQs हो गए, DSSP के हो गए, अलग अलग PSUs के हो गए, जैसे गेल SCL हो गया, भेल हो गया, फिर PGCL हो गया। ये सब के भी आपको लगाते हैं कि हाँ कि PSU के भी कैसे देखते हैं कि अलग कुछ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, जो हमारे इसमें फ्रेम हो सकते हैं। सिर्फ आप SSC JEE RRB JEE की PYQ मत कीजिए, सिर्फ अदर स्टेट AE JEE हो गया, SRO के हो गया, ये सब PSUs की भी आप करते दीजिए अलग से, तो आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपको पूरा वो मिल जाएगा कि कैसे स्पेक्ट्रम आ रहे हैं क्वेश्चंस का अलग अलग, तो कोई एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा पूरा। ओके ओके। तो ये था स्मार्ट अप्रोच जो कि भाई ने फॉलो करके SSC JEE में ना सिर्फ एग्जाम को क्रैक किया, साथ ही साथ AIR 13 भी आया है और सिविल में रैंक 9 है। तो इस बात के लिए भाई को थैंक यू कर देना, क्योंकि भाई ने सारे चीज़ों को बिना कुछ सोचे समझे स्ट्रेटेजी शेयर किया है। और भाई को मेरे तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि मैंने जस्ट एक बार भाई को बोला कि एक छोटा सा इंटरव्यू करना है, तो भाई तुरंत रेडी हो गए। तो भाई इसके लिए तो आपको सबसे पहले थैंक यू। अरे भाई आपको भी, और आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने भी आपकी भी एज ही बहुत कम है, मुझसे भी कम है। आप यंग एज में आपने मतलब एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन भी होते हैं कि हाँ कि बंदा कर सकता है कम एज में। प्लस आपने रेलवे का भी एग्जाम क्लियर किया, SSC का भी एग्जाम क्लियर किया, तो फिर इस बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हो और क्रैक भी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू भाई। तो भाई अगर उम्मीद है कि इस वीडियो से लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, और वो अपने जो भी प्रिपरेशन में जर्नी है, इनमें से जो भी पॉइंट अच्छा लगेगा वो अपने प्रिपरेशन जर्नी में ऐड करेंगे, और अपने प्रिपरेशन जर्नी को और बेहतर बना पाएंगे, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके अगला इंटरव्यू हम उनके साथ ले पाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कंटेंट के लिए। बाकी भाई से आपको अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो भाई का इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो।